आज जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उसमें हर व्यक्ति को चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है उसको, क्योंकि उसके पास हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन जो है कम है। यानी हर एक आवश्यकता को पूरा कर नहीं सकता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि उसके पास साधन कम है, आय कम है। तो उसे चयन करना पड़ेगा कि मेरे पास जो सीमित आय है उस सीमित आय से अधिक संतुष्टि वो ले सके। तो देखते हैं इसमें दुर्लभ संबंधी परिभाषा क्या है समझते हैं। तो कल्याण संबंधी परिभाषाओं में अनेक दोष थे, अतः 1932 में लियोनल रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, कौन सी बुक है? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस, ये वाली बुक है। और ये बुक उन्होंने कब लिखी थी? 1932 में। ध्यान रखना, जनरली एक नंबर या दोनों में क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें उन्होंने दुर्लभता संबंधी विचारधारा का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित और वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। रॉबिन्स ने क्या बताया है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमित और वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये आपके सामने रॉबिन्स की परिभाषा है। और जनरली ज़्यादा से ज़्यादा रॉबिन्स की परिभाषा को ही यूज़ किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि आज जो भी आर्थिक समस्या है वो चयन के कारण है। हमारे साधन कम है और आवश्यकताएं असीमित हैं। तो किस प्रकार से सीमित साधनों के रहते हुए, साधन सीमित है, साथ साथ उनके वैकल्पिक प्रयोग, मतलब उन साधनों का एक से अधिक प्रयोग है। आपकी जेब में 500 रुपये का नोट है तो उसके बहुत सारे प्रयोग हैं। आप चाहें तो अपने दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं, आप कोई जीन्स या टी शर्ट परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, या फिर उनसे बुक परचेज कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में रिचार्ज कर सकते हैं। तो उनके वैकल्पिक प्रयोग, इनके साधन के, आपके पास जो 500 रुपये हैं उसके बहुत सारे प्रयोग हैं। तो आपको चयन करना पड़ेगा कि किस आवश्यकता को पूरा करें उस 500 रुपये के नोट से। तो आपको भी यहाँ चयन करना पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से एक परिवार को भी चयन करना पड़ता है कि उसके पास जो सीमित आय है उस सीमित आय में जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं, बच्चों की फीस है, मकान का किराया है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस है, राशन पानी है, तो किस प्रकार से उसकी जो सीमित आय है उस सीमित आय को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं पर खर्च करें। और आय जो अब उसके वैकल्पिक प्रयोग है। तो कुल मिलाकर जो भी साधन होते हैं वो होते हैं सीमित, और उन सीमित साधनों का प्रयोग अधिक से अधिक किस प्रकार से करें, उन वैकल्पिक साधनों का प्रयोग अपनी असीमित आवश्यकताओं किस प्रकार से करें, उस वक्त मानव का व्यवहार क्या होगा, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, और किस प्रकार से उन सीमित साधनों का प्रयोग करता है, क्या लॉज है, क्या थ्योरीज है, क्या सिद्धांत है, कौन कौन से नियम है, उसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। तो रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताएं कौन कौन सी देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट है, अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। क्या बना उन्होंने? मानव विज्ञान, जिसमें सामाजिक, गैर सामाजिक तथा सामान्य, असामान्य आदि सभी प्रकार की मनुष्यों की सभी आर्थिक क्रियाओं के चुनाव करने संबंधित पहलुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें उन्होंने समस्त प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को इसमें शामिल कर दिया है, चाहे वो सामाजिक हो, असामाजिक हो, सामान्य हो या असामान्य। हर प्रकार की किसी न किसी प्रकार की गतिविधि में हमें चयन का सामना करना ही पड़ता है। जैसे कि आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है, स्टडी करना है, तो आपके पास समय सीमित है। आपके पास 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। तो जो 2 घंटे आपके पास पढ़ने के, उन 2 घंटों को किस प्रकार से पाँचों विषयों में आप लगाएंगे, यहाँ आपको चयन करना पड़ रहा है। किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना है। तो ये क्रिया तो धन संबंधी नहीं हुई ना, तो भी यहाँ पर चयन की समस्या आई है। तो कुल मिलाकर चयन की समस्या का सामना व्यक्ति को समाज के हर क्षेत्र में, हर आयाम में, हर पहलू में उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए रॉबिन्स ने समस्त प्रकार की क्रियाओं को इसमें शामिल किया है, इसलिए उन्होंने उसको मानव विज्ञान माना है। क्या माना है इसमें उन्होंने? मानव विज्ञान। फिर रॉबिन्स की परिभाषा मार्शल की परिभाषा के समान विभाजक न होकर विश्लेषणात्मक है। मतलब विभाजक नहीं है, उन्होंने सामान्य, असामान्य, सामाजिक, असामाजिक में विभाजित किया था आर्थिक क्रियाओं को, मगर यहाँ पर रॉबिन्स ने सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को शामिल कर लिया। फिर उसके बाद रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है और यह एक वास्तविक विज्ञान, मतलब उद्देश्य उद्देश्य ये है कि उपभोग करना। उपभोग में हो सकता है नाश्ते में कचौरी खाए या एक समोसा खाए,
दोनों के लिए वो तटस्थ है। उसके पास जो साधन है, उस साधन का प्रयोग किस प्रकार से करना है वो देखता है, कि मेरे को जो नाश्ता करना है उस नाश्ते से मेरे को नाश्ते में क्या खाना है उसको कोई लेना देना नहीं है, बस उससे नाश्ता करना है, क्या है उसके पास, वास्तविक विज्ञान है। हम आगे देखेंगे कि वास्तविक विज्ञान किसे कहते हैं। जनरली वास्तविक विज्ञान में क्या था, क्या है, क्या होगा का अध्ययन करते हैं। तो वास्तव में एट प्रेजेंट में क्या स्थिति है उसका अध्ययन करते हैं, इसमें वो तटस्थ रहता है। फिर उसके बाद इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। अब इस परिभाषा में हमने समस्त प्रकार की गतिविधियों को शामिल कर दिया है जो चयन की समस्या से संबंधित है। तो उसका मतलब अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया, क्योंकि चयन की समस्या का सामना तो व्यक्ति को हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में उसे सामना करना ही पड़ता है। तो ये तो है रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा।